नमस्कार। मैं डॉक्टर रुक्मणी, पीजीटी होम साइंस, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा एजुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कक्षा 8 होम साइंस। बुक आपकी रहेगी सुगंधा का पहला पाठ, भोजन के पोषक तत्व। प्यारे बच्चों, यह पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल आने वाली कक्षाओं के लिए बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, आज पूरे जोश और उमंग के साथ आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था या पिछले लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कि भोजन क्या होता है, भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं, और संतुलित भोजन के विषय में भी रिवाइज किया था। आप संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्व जो संतुलित आहार में होने चाहिए, अगर उनकी कमी हो जाती है तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो हर किसी व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका हमारे भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। भोजन में जैसे अनाज है, दालें हैं, दूध, मांस, अंडे, घी, मक्खन, फल, सूखे मेवे, ये सब कुछ शामिल होते हैं। तो इन खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आपने सुना होगा कि हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, विटामिन लेते हैं। तो इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको क्या कहा जाता है? भोजन के पौष्टिक तत्व। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि भोजन के पौष्टिक तत्व जो है वो क्या हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है और हमें कहाँ से मिलते हैं, और अगर इनकी कमी या ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में चले जाए तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा रोगों से बचाव का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। ये जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। एक ही भोज्य पदार्थ में सभी जो है पोषक तत्व नहीं पाए जाते, इसलिए भोज्य पदार्थों को उचित अनुपात में ग्रहण करना चाहिए। यदि शरीर को पोषक तत्वों की सही मात्रा में न मिले तो हमें अनेक हानियां हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व हमारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित वे अदृश्य घटक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। अर्थात पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व है जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और ये रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा और शरीर के प्रत्येक कोष की बनावट और देखभाल के लिए आवश्यक योगदान देते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं शरीर में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण, रेशे और जल। तो ये भोजन के प्रमुख पोषक तत्व है। इनको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि इनका ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, इनकी कमी और अधिकता से क्या क्या हानियाँ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोज या श्वेतसार भी कहा जाता है। और इनकी संरचना के विषय में अगर बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और इनका जो अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:2:1 होता है। मतलब किस अनुपात में ये मिलकर बनते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। और ये हमें तुरंत शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं उनमें सबसे पहला स्थान जो है कार्बोज का होता है। हमें जो है हमारे भोजन में हम 65 to 70% जो है ऊर्जा मिलती है हमें वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है।
तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे हम गेहूँ खाते हैं या आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इन सभी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सभी पदार्थों के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जितनी मात्रा में अगर मिलना चाहिए, उससे अगर हम ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में चला जाता है तो क्या होता है, ये हमारे शरीर में संग्रहित हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। और वो फिर क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। किसके रूप में संग्रहित हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो अगर आपके छोटे क्वेश्चन में आता है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा अगर हमारे शरीर के लिए द्वारा ज़्यादा ली जाती है, ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, तो किस रूप में संग्रहित हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन के रूप में ये हमारी त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं या वसीय जो ऊतक होते हैं, उनके नीचे जो है वो जमा हो जाती है उनके रूप में। और ये जमा हुई जो ऊर्जा है वो कब काम आती है, जब आप मतलब कोई व्रत रखते हो, या जब हम कभी ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, तो उस टाइम जो ये जमा हुई ऊर्जा होती है, वो जो ग्लाइकोजन है, हमारा शरीर इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। और फिर ग्लूकोज क्या करता है, हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए, तुरंत शक्ति देने के लिए ग्लूकोज दी जाती है, ताकि उसको तुरंत एनर्जी मिले। अब हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के विषय में जानते हैं, कि देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जैसे अनाज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं से, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी आदि से मिलता है। फलों की अगर बात करें तो सूखे खजूर है, किशमिश है, सूखे बेर, सूखी अंजीर, ताजे फल जैसे पपीता, सेब, अमरूद, केला, नाशपाती आदि, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। और अगर सब्जियों की बात करें तो अरबी है, आलू है, शकरकंदी है, मतलब जिनमें मिठास होती है उनके अंदर कार्बोज होते हैं। शर्करा युक्त पदार्थ जैसे चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, शहद है आदि, इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। मतलब अगर आपको जैसे याद रखना हो तो आप मोटा मोटा याद रखें कि जो भी मीठे पदार्थ होते हैं, जिनको खाने से हमें मिठास मिलती है हमारे मुंह को, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और शर्करा के रूप में होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम हमारे भोजन में लेते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो देखिए यहाँ हमें क्या पता चला कि जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या है, किलो कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलो कैलोरी। की ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, किलो कैलोरी में। तो आपके छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, या ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, तो आप क्या कहोगे कि ऊर्जा का मात्रक जो है वो है किलो कैलोरी। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या काम आता है। तो सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम काम कर सकते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब हम, या अनुभव किया होगा कि जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो हमें थकान का अनुभव होता है। तो ये थकान का अनुभव हमें क्यों होता है, कि जब हमारे शरीर में जो संचित ऊर्जा होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनना शुरू होता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। तो इसको मतलब उस दौरान हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है, फिर तुरंत ऊर्जा मिलती है। या उस टाइम हमें क्या हो, ज़्यादा थकान है तो हमें ग्लूकोज लेनी चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारे जो अंग हैं या ऊतक है वो कार्यशील हो जाएंगे और उनको ऊर्जा मिल जाएगी। दूसरा काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, शरीर का ताप नियंत्रित करना। नेक्स्ट काम है वसा के ऑक्सीकरण को धीमा करना। फिर और क्या कार्य, विटामिन बी के जो समूह हैं, बी में कई जो है विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, ये आप विटामिन जब पढ़ोगे तब बताएंगे आपको। तो उसके निर्माण में भी सहायक है। नेक्स्ट है प्रोटीन द्वारा जो उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा है उसको नष्ट होने से बचाता है उसको, कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो जो प्रोटीन है
वो अपना कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का काम करने लग जाता है, तो उससे दोनों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का निर्माण करना। नेक्स्ट है त्वचा में कसावट लाना, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमारी त्वचा जो है कसी हुई नहीं रहेगी, उनमें झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाएगी। तो ये जो है कुछ कार्बोहाइड्रेट के मेन कार्य हैं। नेक्स्ट है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे हमारे शरीर को क्या हानियाँ होती है, क्या नुकसान होता है। जैसे सबसे पहला कार्य क्या था, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। दूसरा, हमारी मांसपेशियाँ जो है वो शिथिल हो जाएंगी। तीसरा, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे कार्य में पड़ा था कि त्वचा में कसावट लाना, तो वो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा हमारी भोजन के अंदर, हमारे खाने के अंदर, तो हमारी त्वचा में जो है झुर्रियाँ पड़ जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में लेते हैं तो उससे भी हमें हानियाँ होती है। मतलब किसी चीज़ की कमी होना या ज़्यादा लेना दोनों ही नुकसानदायक होता है, इसलिए उसको प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। संतुलित डाइट तभी कहा जाता है। अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या क्या हानियाँ होगी। सबसे पहला है कि मोटापा हो जाएगा, आलस अधिक रहेगा, और जो हमारी पाचन ग्रंथियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएगी। मधुमेह या जैसे शुगर जिनको बोलते हैं आप, मधुमेह जैसी बीमारियाँ हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो है हमारे भोजन में ज़्यादा मात्रा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही नुकसानदायक होती है। उनकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, उनकी कमी या अधिकता हो जाए तो उससे क्या हानियाँ हो सकती है। तो देखते हैं कि आपने इसको कितना ध्यान से सुना। तो इसको चेक करने के लिए आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। यहाँ हम कुछ MCQs क्वेश्चन लेते हैं जिनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से आपको जो एक सही है वो बताना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पीछे का हमने कार्बोहाइड्रेट के विषय में जितना पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा आप अपने आप को इवेलुएट भी कर पाओगे कि कितना आपने पीछे इस लेक्चर को ध्यान से सुना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जिस प्रकार मोटर गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, पैसे की, मकान की, कपड़े की या भोजन की। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि हमें जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मानव शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है, अधिकतर लोगों के भोजन का मुख्य आधार क्या होता है। सब्जियां हैं, दालें, फल या अनाज। तो क्या है मुख्य आधार, इसका आंसर क्या होगा, अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन हमारे शरीर में क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, भूख शांत करता है, शक्ति देता है या उपरोक्त सभी। तो भोजन से हमें पोषण भी मिलता है, भूख भी शांत करता है भोजन हमारी, और शक्ति भी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जो उसी रूप में या पाचन के बाद शरीर को पोषण प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, प्रोटीन, कार्बोज, पोषक तत्व या वसा। तो ऐसे तत्व जो उसी रूप में या पाचन के बाद शरीर को पोषण प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, ग्राम में, लीटर में, कैलोरी में या इनमें से कोई नहीं। तो पीछे जैसे हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, कैलोरी में। किसमें मापा जाता है, कैलोरी में। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोज से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 कैलोरी, 8 कैलोरी, 4.1 कैलोरी या 10 कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.1 कैलोरी। अगला प्रश्न हमारा है, कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत कार्बोज से पूरा होता है, 40%, 80%, 70% या 30%। तो कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत कार्बोज से पूरा होता है, इसका आंसर क्या होगा, 70%। नेक्स्ट है, कार्बोज की अधिकता का प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, मोटापा आता है, मधुमेह होता है, हृदय संबंधी रोग होता है। तो कार्बोज अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमने पढ़ा था अभी कि उससे मोटापा भी होता है, हृदय संबंधी रोग भी होता है, मधुमेह जैसी बीमारियां भी होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्बोज के स्रोत हैं, गेहूं से भी हमें कार्बोज मिलती है, शहद से भी मिलती है, गुड़ से भी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी चीज़ें ये जो है कार्बोज के स्रोत हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोज, वसा, कार्बोज और वसा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोज से भी हमें ऊर्जा मिलती है और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मोटापे के कारण रक्त वाहिनियों में क्या एकत्रित हो जाता है? पानी, कोलेस्ट्रॉल, सब्जियों का तरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मोटापा होता है तो रक्त वाहिनियों में क्या एकत्रित हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। आशा करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का जितना हमने अब तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम प्रोटीन के विषय में पढ़ते हैं। प्रोटीन जो है पोषक तत्वों में प्रोटीन को एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है और इसको जो है मानवीय जीवन का आधार भी कहा जाता है और इसको शरीर निर्माणक तत्व भी कहते हैं। जैसे मकान को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको शरीर निर्माणक तत्व कहा जाता है। जो भी मतलब सभी जीवित प्राणियों की मांसपेशियां, बाल, त्वचा, हड्डियां तथा शरीर के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे रक्त हैं, अधिकतर जो है प्रोटीन से बने होते हैं। इसीलिए इसको जो है शरीर की आधारशिला भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 1 ग्राम चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लें या 1 ग्राम हम प्रोटीन लें, दोनों से ही हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर के कुल भार का 6वां भाग जो है प्रोटीन से बनता है। अब अगर हम बात करें संरचना की, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस का मिश्रण होता है? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसी तरह प्रोटीन के अंदर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही हैं, साथ में नाइट्रोजन भी होती है। इसीलिए इसको नाइट्रोजीनियस जो है तत्व भी कहा जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति होने के कारण प्रोटीन को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजीनियस तत्व भी कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजीनियस तत्व किसको कहा जाता है? कौन सा जो पौष्टिक तत्व में नाइट्रोजीनियस तत्व किसको कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसको नाइट्रोजीनियस तत्व कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत क्या है, यानी कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक होता है पशुजन्य प्रोटीन और दूसरा है वनस्पतिजन्य प्रोटीन। तो सब पहले देखते हैं पशुजन्य प्रोटीन कौन कौन से साधनों से मिलती है। दूध व दूध से बने पदार्थ है, अंडा, मांस, मछली, कॉड लिवर, ऑयल आदि। ये जो प्रोटीन होती है इसको प्रथम श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। जो पशुजन्य प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है? प्रथम श्रेणी की प्रोटीन होती है और ये हमारे शरीर के संपूर्ण विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। दूसरी प्रोटीन जो है वनस्पति पदार्थों से जो हमें मिलती हैं, जैसे दालें हैं, मूंगफली, अनाज, सोयाबीन, चना, सेब, तिलहन आदि। इनसे जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसको सेकंड ग्रेड की प्रोटीन कहा जाता है, यानी कि द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन कहा जाता है। तो अब अगर आपके एग्जाम में आता है कि प्रथम श्रेणी की प्रोटीन कौन सी है या द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन कौन सी है, तो जो पशुओं से हमें प्राप्त होती है वो होती है प्रथम श्रेणी की प्रोटीन और जो वनस्पति स्रोतों से मिलती है वो होती है द्वितीय श्रेणी की प्रोटीन। हम देखते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या है। तो सबसे पहला प्रोटीन का कार्य है शारीरिक वृद्धि, यानी कि शरीर का विकास करना, शरीर का निर्माण करना और शरीर के विकास में सहायता करना। तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ? शारीरिक वृद्धि, निर्माण और विकास में सहायता करना। दूसरा कार्य है, मेन जो कार्य है प्रोटीन का, वो है टूटे फूटे तंतुओं का पुनर्निर्माण करना। जो हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है तंतुओं की, उनके पुनर्निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना। तीसरा है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है पाचक रसों, एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में सहायता करना। नेक्स्ट है प्रोटीन का कार्य
रक्त के निर्माण में सहायता करना, यानी कि हमारे खून के बनने में सहायता करना। नेक्स्ट है शारीरिक ताप नियंत्रित करना। शारीरिक ताप नियंत्रित करना मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखना। जैसे आजकल आप स्कूल में आते हो सुबह, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब आपका सुबह टेम्परेचर मापते हैं तो उसमें आपको अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको क्या कहा जाता है कि आपका शरीर गर्म है या आपको बुखार है, यानी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप घर जाओ। तो इसलिए प्रोटीन का क्या कार्य है, शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रित करने का कार्य। तो आपको पता होना चाहिए आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर हम देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है शरीर में कार्बोज व वसा की कमी में ऊर्जा प्रदान करता है। जब कभी किसी कारण से हम हमारे कार्बोज या वसा की जो ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत होती है वो पूरा नहीं कर पाते खाने के द्वारा हम, तो हमारे शरीर में क्या होती है कि ऊर्जा की कमी हो जाती है। उस समय प्रोटीन क्या काम करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे हमारे शरीर को क्या हानि होती है, यानी क्या नुकसान होता है शरीर को। तो सबसे पहला है कि शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होना, कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर के विकास पे और मानसिक विकास दोनों पे असर पड़ेगा, मतलब दोनों ही विकास जो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। दूसरा है अनीमिया रोग होना, यानी कि खून की कमी होना। जब कभी आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कहते हैं कि अनीमिक हो आप या अनीमिया हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर खून की कमी है। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे अंदर खून की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, यानी जो रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो कम हो जाती है प्रोटीन की कमी होने से। नेक्स्ट है त्वचा हमारी शुष्क हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है और उस पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मरासमस और क्वाशियोर रोग होना। जब कभी हमारे शरीर के अंदर क्या है, मरासमस और क्वाशियोर रोग कब होता है कि प्रोटीन का मेन काम होता है मतलब शरीर की वृद्धि करना, विकास करना, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना। लेकिन अगर शरीर में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है या वसा की कमी हो जाती है, तो उस टाइम प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी देने का काम करने शुरू कर देता है। अपना जो मेन कार्य है उसको छोड़कर एनर्जी देने का काम कर, तो उस दौरान क्या हो जाता है, शरीर में एनर्जी की भी कमी हो जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है और प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में मरासमस और क्वाशियोर रोग हो जाता है। अब हम प्रोटीन से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ताकि प्रोटीन का जो पार्ट है वो दोबारा से आपका रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, 9 कैलोरी, 4 कैलोरी, 5 कैलोरी या 6 कैलोरी। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सही आंसर क्या हुआ, 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन को मापने की इकाई है। किस में मापते हैं प्रोटीन को, माइक्रोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में या किलोग्राम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्राम। प्रोटीन को हम ग्राम में मापते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर को सहारा देना, शरीर को शक्ति देना, तंतुओं का निर्माण करना, शक्ति को संचित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तंतुओं का निर्माण करना। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे जो टूटे फूटे तंतु होते हैं उनका निर्माण करना और नए तंतुओं का भी निर्माण करना। नेक्स्ट है मरासमस रोग किसकी कमी से होता है, ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से, या खनिज व पानी की कमी से, या विटामिन व खनिज की कमी से, या उपरोक्त सभी। तो मरासमस रोग जैसा हमने पीछे पढ़ा था किसकी कमी से होता है, ऊर्जा और प्रोटीन जब दोनों की कमी होती है तब मरासमस या सूखा रोग होता है। मरासमस को सूखा रोग भी कहा जाता है और ये ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से
होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऊर्जा और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति प्रोटीन का साधन क्या है? वनस्पति प्रोटीन का साधन क्या है? दूध, मूंगफली, फल या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आएगा मूंगफली। क्या है वनस्पति प्रोटीन का साधन? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुजन्य प्रोटीन का साधन क्या है? मांस, अंडा, दूध या सभी? तो मांस, अंडा, दूध ये सभी जो हैं पशुजन्य प्रोटीन के साधन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सभी। अगला प्रश्न हमारा है कि दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? वसा, पानी, प्रोटीन या खनिज लवण? तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन में डैश होने के कारण यह कार्बन और वसा से भिन्न है। कार्बन और वसा से क्या ऐसी चीज भिन्न है जो प्रोटीन के अंदर है, कार्बन और वसा के अंदर नहीं है? तो कार्बन और वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन जो है एक अलग सब्सटेंस होता है। इसकी वजह से यह जो है नाइट्रोजीनियस तत्व भी इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? नाइट्रोजन। तो ये थे हमारे प्रोटीन से रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों चलिए हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, उचित मिलान करो। तो इसमें आपको जो है दोनों साइड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको आपस में मिलान करना है जिनके साथ सही मिलान हो। तो सबसे पहला है, इधर है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, मरासमस, मोटापा, प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। इधर दिए हुए आपको शरीर की आधारशिला, फिर है कार्बोज की अधिकता, फिर सोयाबीन, दालें, मूंगफली और ऊर्जा प्रदान करना, और लास्ट है ऊर्जा और प्रोटीन की कमी। तो अब हमें इनका सही मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें इन ऑप्शन में देखना है कि इसके साथ क्या मिलाया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम होता है? ऊर्जा प्रदान करना। तो ये इसके साथ हम मिला देंगे। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन को जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्या कहा जाता है? शरीर की आधारशिला। तो प्रोटीन जो है इसके साथ मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है मरासमस। तो हमने पीछे पढ़ा था मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? ऊर्जा और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जब शरीर में ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, मरासमस को क्या है? सूखा रोग भी कहा जाता है। तो इसके साथ क्या आएगा? ऊर्जा और प्रोटीन। इसके साथ मिला देंगे इसको। नेक्स्ट है मोटापा। तो मोटापा किससे होता है? पीछे आपने पढ़ा था कि कार्बोज की जब अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? मोटापा होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। तो अब क्या बच गया? सोयाबीन, दालें, मूंगफली, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। तो ये इसके साथ मिलान हो गया। तो ये हमने इनके साथ उचित मिलान किया। तो आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों आज हमने भोजन की प्रमुख पोषक तत्वों में से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विषय में जानकारियाँ हासिल की। आशा करती हूँ कि आपको आज का प्रस्तुतिकरण जो है पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। तो आगे के जो हमारे ये बाकी के पोषक तत्व हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।